हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर दिल्ली। हम प्रीलियम 2023-24 को फोकस करके हम करंट अफेयर्स में इकोनॉमिक्स की जो सीरीज चला रहे हैं उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। करंट अफेयर में जो इकोनॉमिक्स न्यूज़ में रही स्टैटिक्स पार्ट और इकोनॉमिक्स नई जो इनिशिएटिव लिए गए हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कवर कर रहे हैं। हमने पिछले 4 से 5 लेक्चर बना रखा है, ये नेक्स्ट लेक्चर होगा। इसमें आज हम बात करेंगे फॉरेन सेक्टर के बारे में, फॉरेन ट्रेड या फिर एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में हम बात करेंगे। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये पता होना चाहिए, सबसे पहले बेसिक चीज़ें एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, फॉरेन ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सभी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे हम वन बाय वन कवर करेंगे। यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है, एक्सटर्नल सेक्टर की बात कर रहे हैं हम। एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब इंडिया प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह से हम ट्रेड करते हैं, चाहे वो ट्रेड सेक्टर में हो, गुड्स में या सर्विस सेक्टर में या फिर हेल्थ एजुकेशन, सभी फील्ड्स में हम बात कर रहे हैं। आइए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट इन इंडिया है वो क्या होता है। सबसे पहले देखिए, एक्सटर्नल सेक्टर में एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, ये बात हमें कंसीडर करना है। एक्सचेंज का मतलब ये होता है, सपोज करिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, आपके साथ कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा एक्सचेंज, एक्स एक्सचेंज की बात हम यहाँ पे एक्सचेंज में जब बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है इंडिया, आई से इंडिया प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करेंगे। एग्जांपल के लिए यूएसए, चाइना और भी जो कंट्री हैं। मतलब अगर इंडिया इनको कोई गुड्स एक्सपोर्ट करता है, तो उसके बदले में इनको रिटर्न में क्या मिलेगा, करेंसी मिलेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इंडिया मान लीजिए यूएसए से या यूएसए इंडिया को कुछ चीज़ एक्सपोर्ट करता है, तो इसके बारे में जो पैसे लेते हैं, ये पैसे का लेन देन। एक्सचेंज एक तरह से और भी कर सकते हो, जो आप दुकान पे जाते हो, पार्ले जी लेते हो या फिर कोई सामान लेते हो, उसके बदले में पैसे देते हो, उसके रिटर्न में आप जो है कि कोई आइटम लेकर के, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज। जब हम किसी एक कंट्री दूसरे कंट्री में बात करता है तो वो फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि बात कर रहे हैं एक्सचेंज रेट की बात कर, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे मैनेजमेंट कैसे डिसाइड करता है इंडिया में। अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए, तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स ये होता है, पार्ले जी को हमें पता है 5 रुपये में 10 रुपये में मिलता है, बट उसको कोई रेगुलेट करता है, फिक्स करता है, तभी तो 5 रुपये 10 रुपये में मिलता है। नहीं तो एक दुकान वाला 20 का, एक दुकान वाला 25 का बेचेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो उस पर एमआरपी लिखी होती है वो फिक्स कर दिया जाता है। आप कभी भी किसी प्रोडक्ट को एमआरपी से ऊपर ना तो खरीदिए और ना ही कोई बेच सकता है। तो उसमें पता होता 5 रुपये देते हैं आप और पार्ले जी लेकर के चले जाते हैं। इसको मैनेज कौन कर रहा है, आपका गवर्नमेंट कर रही है, उस पर प्राइस प्रिंट करके प्रॉपर लीगल तरीके से। वैसे ही इंडिया में जब हम कहते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में एक्सचेंज होता है पैसों का या करेंसी का, तो उसको मैनेज कौन कर, जो न्यूज़ में है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें। इंडिया की जो रुपी है, वैल्यूएशन अगेंस्ट द करेंसी ऑफ द मेजर ट्रेडिंग पार्टनर सर्च नियर टू ईयर हाई ऑन द सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन एंड इवेल्युएटेड डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। बात ये कर रहे हैं कि इंडिया की जो रुपीज है, वो जब हम विदेशी मुद्रा की तुलना करते हैं तो उसकी वैल्यू पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है। पिछले सालों से हम कई साल से ये देख रहे हैं, इंडिया की जो डोमेस्टिक करेंसी है वो फॉरेन करेंसी की तुलना में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है। मतलब ये कमज़ोर होने का मतलब जिसको डिवैल्यूएशन, ठीक है, डिप्रिसिएशन के रूप में हम देखते हैं। मतलब पहले हम 80 रुपये में $1 पाते थे, फिर 85 रुपये दे रहे हैं तो फिर $1 ही मिला है। तो जो रुपया है 5 रुपये जो कि कमज़ोर हो रहा है, इस हिसाब से हम कहते हैं कमज़ोर हो रहा है। लेकिन जहाँ 80 रुपये में हमें देना चाहिए, ठीक है, और $1 हमें 80 मिला, लेकिन अगर हम 70 रुपये में हमें मिलने लगे तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, करेंसी वैल्यूएशन, व्हाट इज करेंसी वैल्यूएशन, क्या होता है। ये डिटरमाइनिंग रिलेटिव वर्थ और द वैल्यू वन करेंसी इन टर्म ऑफ द अनदर। करेंसी वैल्यूएशन की बात करते हैं तो इंडिया की रुपीज की तुलना हम किससे करते हैं, डॉलर से करते हैं, राइट। इस डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंसीडर करते हैं। मोस्ट कॉमन मेथड टू वैल्यूएट करेंसी, जो मेथड्स होता है
करेंसी को वैल्यूएट करने के लिए थ्रू द एक्सचेंज रेट के माध्यम से करते हैं। एक्सचेंज का मतलब हो गया हम कुछ देते हैं, उसके बदले में आप हमें कुछ रिटर्न में देते हो। देखिए, इट इज इन्फ्लुएंस बाय द सेवरल फैक्टर। जो हम एक्सचेंज रेट करते हैं, एक करेंसी को दे करके दूसरी करेंसी या गुड सर्विस लेते हैं, इसके फैक्टर क्या क्या डिसाइड करते हैं। दुकान पे जाते हैं, पार्ले जी 5 रुपये में लेते हैं, कल 10 रुपये हो जाए या फिर 4 रुपये हो जाए। इसके पीछे कुछ फैक्टर्स होते होंगे कि आपको इसको कंसीडर करते होंगे। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, इंटरेस्ट रेट होता है, इन्फ्लेशन होता है, कैपिटल फ्लो द मनी सप्लाई होती है मार्केट में। ये 4 मेजर फैक्टर्स हैं जो एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर क्या है, इन्फ्लेशन, महंगाई क्या है। जैसे मैंने कहा अभी जो है कि पार्ले के दाम जो है कि आपका 5 रुपये है, बट रुपये की वैल्यू जो है कि गिर जाती है। मतलब ये हो जाती है कि पार्ले का वैल्यू उतनी है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, रुपये की वैल्यू गिर जाती है। अब 5 रुपये जो कि 6 रुपये के बराबर हो गया, तो वो भी जो कि पे करता है। कैपिटल इनफ्लो, आपके पास जितना पैसा होगा उसी ब्रांड के हिसाब से आप गुड्स भी खरीदेंगे। मनी सप्लाई, मार्केट में कितनी मनी है वो भी डिसाइड करता है इस कंसीडर में। मेथड्स जो होता है एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने के लिए, मेथड्स की बात करते हैं। मेथड्स में फिक्स्ड होता है ये, एक होता है फिक्स्ड कर दिया जाता है कि 1 रुपये, ये जो कि $1 की वैल्यू इंडिया के रुपीज़ में कितनी कांस्टेंट रहनी चाहिए, इसको लेकर के बात करते हैं। सेंट्रल बैंक एक्चुअली इंटरवेंशन द मैटर ऑफ द फिक्स रेट। जब फिक्स रेट पे बात करते हैं तो जो सेंट्रल बैंक आरबीआई होती है इंडिया की, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये डिटरमाइन करती है। पहला हो गया ये पहला फिक्स रेट है। दूसरा क्या होता है, फ्लैक्सिबल फ्लोटिंग एक्सचेंज डिटरमाइन द मार्केट फोर्स के। जो फ्लैक्सिबल रेट होता है या फ्लोटिंग रेट होता है, इसको मार्केट के डिमांड और सप्लाई के आधार पर वो कंसीडर किया जाता है, और ना ही कि इसको एज ए फिक्स रेट की तरह किया जाए। जितनी सप्लाई मनी की होगी उतना बढ़ घट सकता है, ये करते हैं। डज नॉट इंटरवेंशन, इसमें कोई सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन नहीं करती है, ये हमें कंसीडर करना है इस कंसीडर को लेकर के। ओके, अब आगे आते हैं, बात करेंगे। एक सेकेंड, थोड़ा सा हमें टाइम दे दीजिए, एक सेकेंड। बात समझ गए। अब आगे आके देखिए, एक होता है मैनेज एक्सचेंज रेट की बात करते हैं। डिटरमाइन द मार्केट, एक सेकेंड, क्या इधर करिए। ओके, एक होता है मैनेज एक्सचेंज रेट होता है, इट डिटरमाइन द मार्केट फोर्स, बट सेंट्रल बैंक कुछ ओकेजनली जो कि इंटरवेंस कर सकता है। तो सबसे जो खतरनाक होता है फ्लैक्सिबल, इसमें कोई जो कि कंसीडर नहीं करता। 3 तरह का जो कि होता है एक्सचेंज रेट को, मेथड को डिटरमाइन कर। पहला होता है फिक्स्ड, दूसरा होता है फ्लैक्सिबल, और तीसरा होता है मैनेज एक्सचेंज रेट को। इफेक्ट ऑफ द एक्सचेंज रेट, इसका इफेक्ट क्या होता है, इन्फ्लेशन पे पड़ता है, इंटरेस्ट रेट पे पड़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ पे पड़ता है, ट्रेड पे पड़ता है, कैपिटल फ्लो पे भी पड़ता है। दूसरी चीज़ है एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया जाता है नॉमिनल रेट, रियल नॉमिनल कहता है, नीर जिसको बोलते हैं रेट। एन का मतलब नॉमिनल हो गया, एक्सचेंज रेट के रूप में देखते हैं इसको, और एक रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के रूप में देखते हैं। एक होता है देखिए यहाँ पे नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, दूसरा होता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के रूप में। क्या होता है ये, बायलैटरल नॉमिनेटेड एक्सचेंज रेट होम करेंसी इन द टर्म ऑफ द फॉरेन, अब वेटेज के हिसाब से इसको कंसीडर किया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 क्या क्या कहती है। पहली बात तो सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए क्या है, न्यूज़ में क्या रहा है। यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है इसने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो कि नोटिफाइड की 2023 अभी बीता है, और इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें आगे। एक्सरसाइज केयर द पावर अंडर, ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लाई गई है, ये सेक्शन 5 ऑफ द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1992 के अंतर्गत लाया गया है, पहली चीज। और इसका जो प्रिंसिपल बेस्ड है, किस आधार पे किया गया है, रिस्पॉन्सिवनेस टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रेड, ट्रस्ट, पार्टनरशिप विद एक्सपोर्ट्स के आधार पे हम इसको कंसीडर करते हैं। आगे आते हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20 तक चली थी, और उसी को देखिए जो पॉलिटिकल सिनेरियो के टिल मार्च 2023 तक चली थी। फिर उसके बाद उसको डिसकंटिन्यू करके फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 23 जो कि लॉन्च किया गया, इंडिया रीच हाईएस्ट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। 4 पिलर हैं, 4 पिलर हैं किसके,
न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, देखिए, फ्रॉम द इंसेंटिव टैक्स रेमिसेंस, दूसरा है आपका यहाँ पे ग्रेटर ट्रेड फैसिलिटेशन, तीसरा है एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू द कोलेबोरेशन, चौथा है आपका फोकस ऑन द इमर्जिंग एरिया जैसे ई कॉमर्स, एक्सपोर्ट पे जो कि ज़्यादा फोकस कर रही है। उसके बाद इंडिया ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड प्रोफाइल क्या है, इस कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं हम कि क्या ट्रेड प्रोफाइल है। 2016 से लेकर के 2022-23 की कंसिडर करेंगे कि हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं। 2016 में कितना एक्सपोर्ट करते थे, 435 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते, बिलियन डॉलर का यूएस का एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन आज हम बात कितने के कर रहे हैं, 2023 में बात करेंगे 760 बिलियन डॉलर का, लेकिन 22 में हमने किया था 76 बिलियन ट्रिलियन के आधार पे कह सकते हैं। अब से लेकर के आपका अभी तक 75% के आसपास इंक्रीज हुआ है। दूसरी चीज, इंडिया ट्रेड बैलेंस क्या है, जैसे मर्चेंटाइल में, बात समझ रहे, और ये फाइनेंशियल ईयर 2021-22 और फाइनेंशियल ईयर 2022-23, ये क्या है आपका 2021 और 22 है, और ये क्या है 2022 एंड 23 है, यही इस पे भी काम कर रहा है। मर्चेंटाइल का देखिए हमने 2022 में कितना जो कि डेफिसिट में थे 191.5, और अब कितना है हम इतना। तो कहने का मतलब है ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम हम अपने ट्रेड को जो कि और इन्हेंस किए हैं। इंडिया एक्सपोर्ट टारगेट क्या रखा गया है, $2 ट्रिलियन का जो कि हमने टारगेट रखा है 2030 तक, गुड्स और द सर्विस। इंडिया टॉप एक्सपोर्टर जो कमोडिटी है, सबसे ज़्यादा क्या एक्सपोर्ट करती है, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक गुड, राइस, केमिकल, ड्रग्स। ये आपका एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया का टॉप कमोडिटी एक्सपोर्ट कौन सी है, ठीक है, तो आप पहला कहेंगे पेट्रोलियम है, ठीक है, कमोडिटी में पेट्रोलियम है। तो आप कहेंगे पेट्रोलियम क्या इंडिया में होता है, नहीं होता है, बहुत नॉर्मल सा था। इंडिया बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल, कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, उसको प्रोसेसिंग करके फिर जो कि इसको एक्सपोर्ट करता है। दैट इज अ पॉइंट नंबर 1 पेट्रोलियम, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, तीसरा राइस, चौथा केमिकल्स एंड पांचवा ड्रग्स फार्मास्यूटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर किया जाता है। इंडिया टॉप इंपोर्ट और सोर्स क्या है, कहाँ से सबसे ज़्यादा सामान इंडिया अपने देश में मंगाता है। तो पहला है आपका चाइना है, दूसरा यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, तीसरा आपका यूएसए है, चौथा आपका रशिया है। लेकिन इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ पे करता है, अपने सामान किस कंट्री में सबसे ज़्यादा भेजता है, ठीक है। तो देखिए पहले पे यूएसए है, दूसरे पे यूएई है, तीसरे पे नीदरलैंड है, चौथे पे चाइना है। दूसरी बात देखिए इसको कंसीडर कैसे किया जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ से यूएई से क्या कह रहा है, ये कह रहा है इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट चाइना से करता है और एक्सपोर्ट चाइना को चौथे स्थान पे करता है। इंडिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से दूसरे प्लेस पे इंपोर्ट सामान लाता है, ठीक है, ये वाला हाँ यूएसए तीसरे स्थान पे है, जो इंडिया वहाँ से सामान मंगाता है, लेकिन पहला स्थान पे है जो इंडिया का गुड्स वहाँ पे पहुँचता है। उसके बाद यूएई पे आइए, यूएई दूसरे प्लेस पे है जहाँ से इंडिया अपने सामान को मंगाता है, और दूसरे स्थान पे यह भी है उसको एक्सपोर्ट करता है। यूएई एकदम इक्वल ट्रेड बैलेंस है जो कि बराबर है, ठीक है, इस कंसीडर को करेंगे। नेक्स्ट क्या है, ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सबसे पहले हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग का बिजनेस का मतलब क्या होता है, हालांकि यहाँ हो सकता है कि आपको दिया भी गया हो शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन नहीं दिया गया। यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक का आपने नाम सुना होगा, किसका, एक सेकेंड मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है 5 ग्रुप का, ये एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पब्लिश करती है। इसमें यह देखा जाता है दोस्तों कि इंडिया में या फिर वर्ल्ड में सबसे जहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे बिजनेस करने में
आसानी, बिजनेस करने में आसानी का मतलब आपको हर एक चीज क्लियरेंस आसानी से मिल जाए, लाइसेंस आसानी से मिल जाए आपको बिजनेस करने के लिए। तो वही हम कहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है। 10 पैरामीटर्स होते हैं इसमें, जिसके आधार पे वर्ल्ड बैंक जो है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिलीज करता है। बट इसने कंट्रोवर्सी की वजह से इस समय कुछ समय के लिए डिसकंटिन्यू कर दिया है। ठीक है, अब आगे आइए देखते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन इनिशिएटिव बाई 2023 फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, वो हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखता। अदर की इनिशिएटिव बाय द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक्सपोर्ट यह भी इम्पोर्टेंट नहीं है, हम आगे आते हैं बात करेंगे। आगे आकर के बात करते हैं, ये भी नहीं। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का मतलब समझिए क्या होता है। दो कंट्री के बीच में एक ऐसा अग्रीमेंट जहाँ पे ये बात होगी कि हम फ्री में ट्रेड अग्रीमेंट करेंगे, मतलब हम अपने पैसे को, ठीक है, में ट्रेड करेंगे। मान लीजिए अमेरिका से हो गया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, तो इंडिया कहेगा आप कोई बैरियर नहीं लगाएंगे, वहाँ पे हम आपको अपनी सामान बेचेंगे, ठीक है, और पैसे में हम अपने जो है कि कंसीडर करेंगे। यूएसए भी कहेगा हम आपके यहाँ सामान बेचेंगे, आपको देंगे, दो कंट्री के बीच। लेकिन यह कितने प्रकार का होता है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। एक होता है एक यूरोपीय इकोनॉमिक यूनियन होता है, दूसरा मार्केट कॉमन मार्केट होता है, तीसरा होता है कस्टम यूनियन होता है, चौथा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होता है, पांचवा परफेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। तो 5 तरह का होता है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। इकोनॉमिक यूनियन का मतलब होता है एक कॉमन मार्केट बनाया जाएगा, इंटीग्रेटेड मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। कॉमन मार्केट का मूव द लेबर कैपिटल की बात करेंगे। कस्टम यूनियन की बात करेंगे, एक्सटर्नल टैरिफ की बात करेंगे, उसमें नॉन मेंबर के लिए, जो मेंबर है उन पे नहीं लगेगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये कहता है रिड्यूस ट्रैफिक बैरियर के रूप में। जैसे मान लीजिए इसने कहा कि आप हमारे यहाँ अगर भेजेंगे तो हम उसके 25% जो है कस्टम ड्यूटी लगाएंगे। तो सामान जहाँ 100 रुपये में बेचनी चाहिए वो 125 में बिकेगी, तो कॉस्टली जगह महंगी हो जाएगी, तो उस कंट्री में सामान नहीं बिकेगी। फिर ये होता है। फिर उसके बाद प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं हम, रिड्यूसिंग ड्यूटी ऑन द अग्री द मेंबर ऑफ द प्रोडक्ट के रूप में हम उसको कंसीडर करते हैं। अब आगे करके बात करते हैं नेक्स्ट पे क्या है। इंडिया अभी तक देखिए 13 फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो कि साइन किया है कंट्री से। पहला क्या है, श्रीलंका, नेपाल, भूटान है, थाईलैंड है, सिंगापुर, साउथ कोरिया है, जापान है, मलेशिया है, मॉरिशस है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, ऑस्ट्रेलिया है। बात समझ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे बात कर रहा है 13। अब दूसरी बात यह है एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री, एक्सपोर्ट्स टू कंट्री रीजन इन विच इंडिया शेयर ट्रेड अग्रीमेंट की बात करते हैं। तो ये ग्रो करता है 20.75% लास्ट 5 ईयर में ग्रो किया है। अब आगे ग्लोबल ट्रेड बैरियर की बात करते हैं। ग्लोबल ट्रेड बैरियर, ग्लोबल ट्रेड बैरियर का मतलब, बैरियर का मतलब क्या होता है, आबद्ध। क्या बोलता है, आबद्ध। इसका मतलब होता है कि कुछ रुकावट आना, ठीक है, रुकावट। हम उसमें अग्रीमेंट कर रहेंगे तो उसमें जो कि हट गया। फ्लैग द ग्रोविंग फ्रेगमेंटेशन इन द इंटरनेशनल ट्रेड विद द ओवर फोल्डिंग द इंक्रीजन मेंबर्स ऑफ द ग्लोबल ट्रेड बैरियर के। डब्ल्यूटीओ के बात है। डब्ल्यूटीओ क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ये विश्व में जो व्यापार किया जाता है उसकी देख रेख करता है और कितने आसानी से व्यापार किया जाए। 1995 से पहले 1995 से पहले डब्ल्यूटीओ को गैट्स के नाम से जानते थे। 1995 के बाद इसको डब्ल्यूटीओ के नाम से जानते थे और इसके कार्य को और एक्सपेंड कर दिया गया। इसमें गुड्स और सर्विस दोनों इंक्लूड कर दिया था। गैट में जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ पे किया जाता था। अब इसके बाद देखिए टाइप ऑफ द टैरिफ एंड टाइप्स क्या होता है। जो बैरियर्स या ट्रेड बैरियर के होते हैं दो तरह का, एक टैरिफ बैरियर होता है, एक नॉन टैरिफ बैरियर होता है। टैरिफ पे बैरियर की बात करें, सिंपल ट्रैफिक टैक्स इजे टैक्स लगाया जाता है। और दूसरी चीज़ है नॉन टैरिफ बैरियर में किया जाता है मेजर द पॉलिसी पार्ट ऑफ द टैरिफ, उसमें जो कि कुछ रियायत दी जाती है डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत। इसके बाद कुछ यहाँ पे लॉ जो दिए गए हैं उस बारे में हम बात कर लेंगे। जैसे न्यूज में हमेशा रहता है एक ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट।
अनकटाड, ये देखिए क्या क्या रिलीज ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 को किया, कुछ फाइंड आउट किया है, जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, इंडिया इकोनॉमिक प्रोजेक्ट। अब देखिए अनकटाड के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट होता है 1964 में किया जाता है। दूसरी चीज़ 195 इसके मेंबर्स हैं। उसके बाद ये फोकस करता है 4 मेन एरिया पे करता है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्राइजेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एंड मैक्रो इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कंसीडर किया जाता है। WTO ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं टू मेन वे द सेटलमेंट डिस्प्यूट की बात करता है, कंप्लेन, पार्टी फाइंड म्यूचुअली एंड थ्रू द एडजुडिकेशन, अगर आप अपने दो लोग बैठ करके बात नहीं कर सकते हैं तो तीसरा पार्टी आकर के उस समझौते को करेगी। दिस टाइप ऑफ द कॉल्ड टू टाइप ऑफ द। दूसरी बात की अग्रीमेंट अंडर द WTO, अग्रीमेंट क्या क्या किया गया, जैसे AOA एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, किससे रिलेटेड है आपका, WTO से रिलेटेड। ट्रेड रिलेटेड ऑफसेट एस्पेक्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, किससे रिलेटेड है, WTO का है। द अग्रीमेंट ऑन द टेक्निकल बैरियर टू द ट्रेड, WTO का है। ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट, WTO का अग्रीमेंट है। जनरल अग्रीमेंट ऑन द ट्रेड इन द सर्विस गैट्स, ये भी आपका जो है कि उससे रिलेटेड है, WTO से। द अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर ट्रिम्स अग्रीमेंट, WTO से रिलेटेड है। अग्रीमेंट एप्लीकेशन सैनिटरी एंड द फोटो सैनिटरी मेजर्स, WTO का। इसका मतलब अगर बात करें सैनिटरी एंड सिंथेटिक, मतलब ये होता है कि जैसे कोई हेल्थ इशू ना हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं। अब आगे आते हैं, कुछ देखते हैं हमारे काम की चीज़ है या नहीं है। अब आगे आते हैं डी डॉलराइजेशन की बात करते हैं। डी डॉलराइजेशन का मतलब ये होता है वह कंट्री जो डॉलर में ट्रेड नहीं करते हैं, नहीं ग्रुप बना ले, कहते भैया हम डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, हम अपने लोकल करेंसी में बात करेंगे। जैसे ब्रिक्स ग्रुप ऑफ द कंट्री, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, एक ग्रुप ऑफ कंट्री है। इन्होंने एक अपना ब्रिक्स करेंसी क्रिएट किया और ये अपने में जो ट्रेड करेंगे, ठीक है, ये अपने ब्रिक्स करेंसी के रूप में बात करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ब्रिक्स करेंसी की दिया, विल बी यूज एज अ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के रूप में। आल्सो इंडिया मालदीव हैज अग्री सेटल ट्रेड इन द रुपीज ट्रेडिशन में बात। डॉलराइजेशन, डी डॉलराइजेशन का मतलब ये होता है रेफर द प्रोसेस वेयर कंट्री ट्रेन टू रिड्यूस देयर रिलायंस ऑन द US डॉलर। वो कंट्री जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो डॉलर है उस पर अपनी डिपेंडेंसी कम करें और किसी और फॉरेन करेंसी और डोमेस्टिक करेंसी में ज़्यादा फोकस करें कि हम इस पे जो कि ज़्यादा ट्रेड करेंगे। उसका डिटरमाइन द ग्लोबल करेंसी, ओपन इकोनॉमी, कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो ग्लोबल करेंसी की वैल्यू को डिफाइन करता है। सबसे पहले एक ओपन इकोनॉमी, दूसरा आपका कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, तीसरा आपका यहाँ पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फोर्थ है एक्सेप्टेबिलिटी एंड ट्रस्ट की बात करते हैं। उसके बाद डी डॉलराइजेशन मेकिंग द रूट, वाई तो वो अलग चीज़ आती है, हम उसको नहीं बात करेंगे। आइए नेक्स्ट पे करते हैं। रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, विदेशों से भेजा गया अपने डोमेस्टिक घरेलू पैसे, मतलब मान लीजिए कि USA में इंडिया का कोई इंडियन USA में जॉब कर रहा है और वो वहाँ से इंडिया में क्या सेंड कर रहा है, डॉलर, बात समझ रहे हो, तो इसको हम कहते हैं रेमिटेंस भेजना होता है। तभी क्या वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिसेंटली रिपोर्ट एनुअली जारी की है जिसमें कहते हैं माइग्रेशन डेवलपमेंट ब्रीफ लेवरेजिंग डायस्पोरा फाइनेंशियल फॉर द प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन, ये रिपोर्ट पब्लिश की है। अब देखिए दूसरी चीज़ ये है कि आपसे पूछा जा सकता है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट बैरियर लेवरेजिंग डायस्पोरा फाइनेंस फॉर प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन कौन रिपोर्ट पब्लिश करता है, तो ये आपका वर्ल्ड बैंक करता है। कौन करता है, वर्ल्ड बैंक करता है। दूसरी चीज़ है देखिए माइग्रेशन एंड द लेवरेजिंग डायस्पोरा, डायस्पोरा का मतलब क्या होता है, किसी कंट्री के जो नागरिक हैं जा करके किसी और कंट्री में नागरिकता अडॉप्ट करें, दैट इज कॉल्ड डायस्पोरा, UPSC के जो कि उसमें है। ग्लोबल रेमिटेंस की बात करते हैं। देखिए ग्लोबल रेमिटेंस एस्टैब्लिश 860 बिलियन डॉलर 2023 में और ये 3% जो कि 2022 से इंक्रीज हुआ। रेमिटेंस टू लो एंड द मिडल इनकम कंट्री
इस्टेब्लिश 669 बिलियन 3.8% जो कि ग्रोथ किया है। इंपॉर्टेंस ऑफ द रेमिटेंस की बात करते हैं तो इससे क्या होता है, आपके जीडीपी में होगी और डिस्पोजेबल इनकम में हेल्प करेगी, जो कि आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपिंग कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेगी। रेमिटेंस, रेमिटेंस ये ट्रांसफर ऑफ द मनी बाय द इंडिविजुअल टिपिकली माइग्रेट वर्कर टू फैमिली मेंबर्स ऑन देयर होम कंट्री। टॉप 3 रिसिपिएंट ऑफ द रेमिटेंस, सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री रेमिटेंस एक्सेप्ट मतलब प्राप्त कर रहे हैं? इंडिया पहला है, मैक्सिको दूसरा, चाइना तीसरे पे। टॉप 3 रिसिपिएंट ऑफ द रेमिटेंस 2022 में इन द एब्सोल्यूट नंबर, और ये परसेंटेज जीडीपी में बात करें हैं तो तजाकिस्तान एंड द टांगो एंड द लेबनान है। दूसरी बात, स्टेट वाइज कौन सा भारत में स्टेट है जो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करता है? महाराष्ट्र है, दूसरे पे केरला, तीसरे पे तमिलनाडु है। कंट्री वाइज शेयर द इनवर्ड रेमिटेंस, कंट्री कहाँ से जो कि सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करती है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, यूएई से और यूनाइटेड किंगडम से। ये फैक्टर्स आप फोटो कॉपी करके मतलब स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको कंसीडर कर सकते हो, राइट। अब आते हैं वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे करते हैं। लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेस स्कीम की बात कर रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत ही अलग तरीके का बात करता है, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है? कंट्री कुछ होती है, एक ऐसी रेटिंग एजेंसी होती है वो रेट करती है, ठीक है। एक मिनट, कंट्री में होती हैं कुछ रेटिंग एजेंसी, जैसे मूडी है, फिर उसके बाद S&P है, कुछ रेटिंग एजेंसी होती हैं वो रेट करती है कि इस कंट्री में ये रेट दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ट्रिपल ए, सेकेंड ए, ट्रिपल बी, 2 बी, 1 बी, 1 सी, 1 डी। इसका मतलब ये होता है कि उसने मान लिया है कि अगर हम जिसको ट्रिपल ए देते हैं, ठीक है, उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब यह है कि बहुत सिक्योर, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है रिमिटेंस जो कि रिटर्न आने की, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। डबल ए की बात करेंगे तो उससे थोड़ा सा कम फायदा है आपको। ए की बात करेंगे तो मतलब क्या है, अगर ट्रिपल ए जिस कंट्री को दे दिया गया, समझिए कि उसमें बहुत फायदा होने वाला है वहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं। अगर डी दे दिया तो आप समझिए वो कंट्री पूरी बेकार है। इसी को लेकर के बहुत कंट्रोवर्सी आती है, इसमें प्लस प्लस का भी रेटिंग किया जाता है, ठीक है। इंक्रीज इन द IMF कोटा की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अप्रूव जो प्रपोजल ऑफ द इंक्रीज IMF कोटा। कोटा क्या होता है? देखिए जो कंट्री मेंबर्स हैं उनके अलग अलग जो है कि क्या है आपका वेटेज दिया गया है। जैसे यहाँ पे कैसे 4 फार्मूला है, आपकी इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी के आधार पे आपको 15% का वोटिंग राइट मिल सकती है। इंटरनेशनल रिजर्व की बात करते हैं 5% मिल सकता है। जीडीपी में 50% का आपका योगदान होता है। ओपननेस ग्लोबल इकोनॉमिक में 30। ये 4 पैरामीटर्स के आधार में IMF का कोटा डिसाइड किया जाता है। बात समझ गए? 4 इस पैरामीटर्स के आधार पे इंडिया का कितना कोटा होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, ठीक है, फार्मूला ई है, इस आधार पे तो जो कि मिलेगा 50% आपका किस पे? जीडीपी पे ही डिपेंडेंट करता है। अब आगे आकर के हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। देखिए हमारा इतना ही था, ठीक है। आगे हम फिर से एक बार WTO का IMF का बात देख लेते हैं क्या है। ये जेनेसिस देखिए 1944 में होता है जब ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस होता है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। 3 रोल क्रिटिकल है फर्दर इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, इंक्रीजिंग एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेड, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिस्करेजिंग पॉलिसी दैट वुड हार्म द प्रोस्पेक्टिव। उसके बाद इंडिया भी इसका मेंबर है, टोटल 190 मेंबर हैं। इसके की रिपोर्ट्स जो पब्लिश करती है, एक करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक करती है, दूसरा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, एक तो ये 2 सेक्शन में करती है। इतना हमें पता होना चाहिए और नेक्स्ट हम लेकर के फिर आएंगे आपके साथ क्या है इसमें, कैसे डिस्कस करना है इन सभी चीज़ों को। आज के लेक्चर में इतना रहेगा दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द डिस्कशन। हैव ए नाइस डे।